बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेटर ऑफ क्रेडिट ये हमारी कंटिन्यूशन है। पीछे जो हम टर्म्स ऑफ पेमेंट डिस्कस करते आ रहे हैं कि 3 टाइप की पेमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होती हैं। क्लीन पेमेंट्स होती हैं, कलेक्शन बेस पेमेंट होती हैं, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, और लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू पेमेंट्स होती हैं। तो इन तीनों तरीक़ों को हम एक एक करके देख रहे हैं। जो क्लीन पेमेंट्स होती हैं उसके 2 हिस्से होते हैं, या एडवांस पेमेंट होगी या ओपन अकाउंट होगा। इस पे मैं ऑलरेडी पीछे वीडियो दे चुका हूँ। और नंबर 2 डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है। और नंबर 3 जो थर्ड टर्म्स ऑफ पेमेंट है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर कोई भी बंदा जब कुछ लेक्चर डिलीवर करता है तो उसको देखना पड़ता है कि कुछ एलसीज ऐसी होती हैं जो अगर उसका कोई एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल किसी ऑफिस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस के साथ, तो कुछ एलसीज ऐसी होती हैं जो रूटीन में उसके हाथ से गुजरी होती हैं। वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि कुछ 1 2 3 टाइप की एलसीज उनकी प्रैक्टिस में होती हैं। लेकिन जब हम किसी बुक को देखते हैं या इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे एक लंबी लिस्ट नज़र आती है लेटर ऑफ क्रेडिट की, जो डिफरेंट उसके टाइप्स होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के। तो जब भी कोई बंदा बोलेगा कुछ लेटर ऑफ क्रेडिट पे तो उसको 2 चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। नंबर 1 कि दुनिया में जो अवेलेबल लेटर ऑफ क्रेडिट्स हैं उनके कितने टाइप्स हैं, यानी कितने नंबर है, कौन कौन सी एलसीज होती हैं, और उनमें से उसकी जो प्रैक्टिस है जो उसने अपने जॉब के दौरान या बिज़नेस के दौरान की हुई हैं वो कौन सी हैं। तो कुछ उनमें से ऐसी होंगी जो उसने की हुई हैं तो उस पर उसका ज़रा बेहतर नॉलेज होगा, और जो उसके हाथ से नहीं गुजरी या जो पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं करता स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में होती हैं, तो उसके लिए फिर बुक का सहारा लेना पड़ता है कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या प्रोसेस है। तो जब मैं देखता हूँ कि ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट है, यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, एक कम्प्रिहेंसिव गाइड। तो इन्होंने जो लेटर ऑफ क्रेडिट की दी हुई हैं डिफरेंट टाइप्स, वो पहले मैं बोल देता हूँ कि रेवोकेबल एंड इररेवोकेबल। एक एलसी जो होती है कि या वो रेवोकेबल होगी या इररेवोकेबल होगी। रेवोकेबल होती है जो किसी वक्त भी ख़त्म की जा सके, अमेंड की जा सके, कैंसिल की जा सके, जिसमें कुछ भी चेंज की जा सके बग़ैर बेनिफिशरी को पूछे। इसको आप इस तरह से समझें कि आप इंपोर्टर ने एक एलसी खोली, एक्सपोर्टर को भिजवा दी। अब एलसी एक्सपोर्टर के पास पड़ी है, रेवोकेबल एलसी है, और एक्सपोर्टर उसकी शिपमेंट तैयार करवा रहा है कि जी मुझे एलसी मिल गई है तो मैंने इसकी शिपमेंट करनी है। अब वो शिपमेंट पे अपने पैसे लगाए जा रहा है और उसकी तैयारी कर रहा है। तो इसी तरह इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाता है, वो कहता है जी एलसी कैंसिल कर दे, तो बैंक एलसी कैंसिल कर देगा क्योंकि वो रेवोकेबल एलसी है, वो काबिल तनसीख है, उसको कैंसिल किया जा सकता है। या वो कहता है जी इसको चेंज कर दे, इसकी शिपमेंट डेट जो 3 माह की लिखी हुई है ना उसको 15 दिन कर दे, या कुछ भी जो भी उसके दिल में आता है तो वो करवा देगा और बैंक कर देगा, और करके एक्सपोर्टर को भिजवा देगा कि जी ये एलसी अमेंड हो गई है और ये इसकी अमेंडमेंट है, उसमें ये लिखा हुआ है। अब एक्सपोर्टर को पता ही नहीं है, वो बेचारा अपने पैसे लगाए जा रहा है शिपमेंट के ऊपर बनाने के लिए। तो वो जब अमेंडमेंट देखेगा तो उसमें जो लिखा होगा वो सर पकड़ लेगा कि यार ये क्या मजाक है, आपने पहले मुझे एलसी दी आप कैंसिल कर दी, या पहले एलसी दी अब उसको चेंज कर दिया, तो ऑर्डर की क्वांटिटी कम कर दी, शिपमेंट डेट आगे पीछे कर दी, या कुछ भी जो भी उसने हरकत की। तो अब एक्सपोर्टर को प्रॉब्लम हो गई, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा जी ये किस तरह का बिज़नेस हो रहा है, तो वो रेवोकेबल एलसी को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से रेवोकेबल एलसी का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही इसकी मार्केट में प्रैक्टिस है। लेकिन बुक्स के अंदर ये डेफिनेशन एक अवेलेबल है कि रेवोकेबल एलसी में भी पहले होती हो। बहुत सी चीज़ें ऑब्सलीट हो चुकी हैं मार्केट से, जैसे टेलेक्स ऑब्सलीट हो चुका है, फैक्स मशीन ऑब्सलीट हो चुकी है,
लेटर कोरियर सब एब्सलीट हो चुका है। तो अगर किसी नए बंदे को बताएं कि भी टेलेक्स होता था इससे पहले या बाय पोस्ट 15 दिन के अंदर एक लेटर पाकिस्तान से अमेरिका जाता था, तो शायद वो यकीन ना करे। तो सिमिलरली रेवोकेबल एलसी होती होगी, लेकिन अभी इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं, ना ही कोई एक्सपोर्टर इसको एक्सेप्ट करता है। और इसीलिए इसको इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी ऑलमोस्ट ये उन्होंने इसको ऑब्सलीट करके निकाल दिया हुआ। लेकिन फिर भी जब वो डेफिनेशन लिखते हैं या एलसीज़ की जो नंबरिंग करते हैं तो उसमें रेवोकेबल एलसी भी लिखी हुई है। तो यहाँ भी इन्होंने लिखा हुआ है कि हाँ, ICC रूल कवरिंग डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट UCP 600 यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। हाँ, ये अभी प्रैक्टिस में नहीं है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इसको प्रैक्टिस में नहीं ले रहा। तो जितनी भी एलसीज होंगी वो रेवोकेबल होंगी, यानी कि जो कि नाकाबिले तनसीख हों, जिसको आप कैंसिल ना कर सकें, जिसकी आप चेंज ना कर सके अनलेस एक्सपोर्टर की उसमें मर्ज़ी शामिल ना हो। तो अब इररेवोकेबल एलसी क्या होगी कि जिसको अगर आपने अमेंड करना है तो पहले आप एक्सपोर्टर से उसकी यस कंसेंट लें, उससे रिटर्न एक लेटर लें और वो लेटर अपनी अमेंडमेंट रिक्वेस्ट्स के साथ लगा के अपने बैंक को दें जिसने एलसी खोली थी, कि भाई जो एलसी मैंने खोली है इस एलसी को इस तरह से अमेंड करना है, ये मेरे एक्सपोर्टर की कंसेंट है, ये उसने मुझे मैसेज अपना किया है, कुछ लेटर है, फैक्स है, ईमेल है, मतलब कोई सर्टिफाइड मैसेज वो दिखाएगा इंपोर्टर अपने बैंक को कि ये एक्सपोर्टर की यस कंसेंट है, ये उसकी प्रूफ है, तो आप इस एलसी को अमेंड कर दें। तो अब एक्सपोर्टर की भी यस कंसेंट आ गई, इंपोर्टर भी एग्री है, उसने रिक्वेस्ट लेटर बैंक को दे दिया, तो अब बैंक उस लेटर ऑफ क्रेडिट को अमेंड कर देगा, कैंसिल नहीं कर सकता। चेंज उसमें जो चेंजेस हैं म्यूचुअली इंपोर्टर एक्सपोर्टर के दरमियान हुए हैं, उनके बिहाफ पे वो इसको कुछ जो भी चेंजेस, जैसे शिपमेंट डेट चेंज हो सकती है, जैसे डॉक्यूमेंट्स में कोई और नेसेसरी डॉक्यूमेंट ऐड किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो इस तरह की जो भी चेंजेस दोनों एग्री करेंगे इंपोर्टर एक्सपोर्टर, तो उनके दोनों की कंसेंट से फिर बैंक कर देगा। तो ये इररेवोकेबल के नाकाबिले तनसीख है अनलेस के दोनों पार्टियां उसके ऊपर एग्री हों उसको अमेंड करने के लिए, तो फिर वो अमेंड हो जाएगी। जबकि रेवोकेबल एलसी में एक्सपोर्टर की ज़रूरत नहीं है, इंपोर्टर खुद ही उसको कुछ भी चेंज कर सकता है और जब वो चेंज करेगा तो उसका इम्पैक्ट एक्सपोर्टर के ऊपर आएगा, तो इसलिए उसको इतना वर्केबल एक्सेप्टेबल नहीं समझा जाता। तो जितनी भी एलसीज होती हैं वो इररेवोकेबल ही होती हैं। तो इररेवोकेबल एलसी जिसमें चेंजेस ना हो सके और अगर ज़रूरत हो तो फिर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की कंसेंट से हो। तो जब कंसेंट होती है तो वो फिर वो तो एग्रीमेंट हो गया ना। जैसे मतलब अगर आप एलसी जब खुलवानी है तो एक्सपोर्टर एक परफॉर्मा इनवॉइस देगा या कंट्रैक्ट देगा कोई कि जी ये मेरा और इंपोर्टर का कंट्रैक्ट हुआ है, ये अमाउंट है, ये कमोडिटी है, प्रोडक्ट है, इतनी क्वांटिटी होगी, इतनी टोटल अमाउंट होगी, यहाँ से शिप होगा, यहाँ पे डिलीवर होगा। ये सारी चीज़ें कंट्रैक्ट में लिखी होती हैं या परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर लिखी होती है। उस परफॉर्मा इनवॉइस के और वो परफॉर्मा इनवॉइस एक तो एक्सपोर्टर के लेटर पैड पे होगा, उसके स्टैंप साइन होंगे, फिर इंपोर्टर उसके ऊपर अपने स्टैंप साइन करेगा एक्सेप्टेंस के, फिर वो परफॉर्मा इनवॉइस बैंक में आएगा एलसी खोलने के लिए। तो जिस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर एलसी खुल रही है, यानी जिस परफॉर्मा इनवॉइस के ऊपर एलसी खुल रही है और बैंक उसको मान रहा है कि ठीक है इसके ऊपर आप दोनों की एग्री हैं आप दोनों, तो सिमिलर प्रैक्टिस अमेंडमेंट के लिए होगी। ऐसे ही एक्सपोर्टर एक लेटर इशू करेगा अपने स्टैंप साइन के साथ कि मैं इस एलसी की डेट को चेंज करना चाहता हूँ, मैं इस एलसी के अंदर किसी और क्लॉज को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर अपनी यस कंसेंट देता हूँ। इंपोर्टर इसको साइन करवा के अपने बैंक से इसकी अमेंडमेंट कर दे, तो फिर वो अमेंडमेंट होगी। और इसको कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।